सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक बार फिर से आए एक हमारा नया कोरा करकरित ऐसा वीडियो लेके, जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है हमारा, हमने वो पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो आज उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस सिर्फ हम स्टडी करने के लिए आ जाए। ओके, ठीक है। तो चालू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें 30 क्वेश्चन मैंने पूरे सेलेक्ट किए हैं। उस 30 क्वेश्चन में जो भी आपको मतलब क्वेश्चन अच्छा लगे उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो स्टॉप करना है, आपका ऑप्शन चूज करना है और उसी के बाद वीडियो स्टार्ट करके फिर आपका ऑप्शन चेक करना है। अगर आपने ऐसा किया तभी आपका मतलब बहुत फायदा होगा ये वीडियो देख के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें दिया है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज पार्शियली फिजिबल ओनली, मतलब फर्टिलाइजेशन कब हो सकता है, इसमें से कौन सी कंडीशन अगर हो तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। सो दैट विल बी ह्यूमन में। तो पहला ऑप्शन है द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू एम्पुला स्टमक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। तो पहली पार्ट तो ये सर्विक्स के पार्ट नहीं है। ओके, एम्पुला स्टमक जंक्शन, एम्पुला स्टमक जंक्शन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो सेकंड ऑप्शन द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर रिलीज ऑफ ओहम इन यूटेरस। ओके, सो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होना चाहिए, क्योंकि यूटेरस में छोड़ के क्या करेंगे बाद में, मतलब एम्पोलाइस्टमिक जंक्शन में जाना के लिए उसे टाइम लगेगा। तो 48 आवर्स यहाँ पे, इसके लिए ये ऑप्शन गलत हो गया। द नेक्स्ट ऑप्शन द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवन इनटू फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो ये थोड़ा सा हम थोड़ी देरी से रखते हैं और ऑप्शन नंबर डी लास्ट में जाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द ओहम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली। ओके, दोनों भी साथ में रिलीज होनी चाहिए। तो एम्पोलाइस्टमिक जंक्शन कहाँ पहुंचने चाहिए, वो एम्पोलाइस्टमिक जंक्शन में साइमल्टेनियसली। अगर दोनों साइमल्टेनियसली पहुंच गए तभी उनका क्या होगा, दैट विल बी फैलोपियन ट्यूब में, वो एक दूसरे से मिलेंगे और तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर 48 आवर के बाद छोड़ा तो हमें पता है 1 से 2 दिन तक ओम क्या हो सकता है, जिंदा हो सकता है, उसमें रह सकता है फीमेल के अंदर, लेकिन उसके बाद वो जिंदा नहीं रह सकता। इसके लिए ऑप्शन बी भी गलत है और सी भी गलत है, क्योंकि दोनों भी साइमल्टेनियसली पहुंचने चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी लास्ट। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे अब हम जाते हैं। डायफ्रागम, सर्विकल कैप एंड वॉल्स आर। तो सबसे पहले तो ये क्या है, हमारे बैरियर मेथड में ये सबसे पहले तो आती है। और बैरियर मेथड में आने के साथ ही यहाँ पे 2 क्वेश्चन अलग अलग थे कि ये सिर्फ फीमेल के लिए, मेल के लिए, और ये रियूजेबल है या नहीं, लेकिन मैंने उन दोनों को एक करके एक सिंपल क्वेश्चन बना दिया। तो देखिए, तो सबसे पहले तो ये किसके लिए होती है, तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में चार्ट्स देखे जो मैंने बना के दिए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि ये सिर्फ फीमेल के लिए होती है, मतलब सी और डी ऑप्शन दोनों तो चले गए। अब ए और बी में देखिए, तो फीमेल के लिए होती है, और जो हमारा कॉन्डोम्स होता है वो क्या होती है, नॉन रियूजेबल, लेकिन ये क्या होती है, रीयूजेबल। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In vitro fertilization is a technique that involve transfer of which of the following into the fallopian tube। मतलब इसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है फैलोपियन ट्यूब में। सबसे पहले तो हमें ट्रांसफर कहाँ करना है, फैलोपियन ट्यूब में। ओके, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रही है, जिफ्ट की बात कर रही है। ओके, जिफ्ट की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि जिफ्ट में ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले तो जाइगोट। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पर भी एम्ब्रियो दिया है वो बिल्कुल गलत होगा। ओके, यहाँ पर भी एम्ब्रियो दिया है वो भी 32 सेल स्टेज, तो हमें पता है 8 सेल स्टेज होगा, तो हम फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं उसे। तो सी ऑप्शन तो चला गया। तो जाइगोट, सिर्फ जाइगोट, यहाँ पे सेल नहीं दी गई, तो डी ऑप्शन भी चला गया। अब ए और बी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते, क्योंकि यहाँ पे 8 सेल दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है एम्ब्रियो ओनली अप टू ए स्टेज, तो मैंने बोला आपको जाइगोट हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एम्ब्रियो नहीं। तो ये ऑप्शन भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो। अर्ली एम्ब्रियो मतलब ही वो किसकी बात कर रहा है, जाइगोट की। अप टू कितनी सेल स्टेज, तो 8 सेल स्टेज तक। ठीक है, तो सही आंसर क्या आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपके जो भी डाउट है कि कौन सा नॉन मेडिएटेड है, हार्मोनल है, तो सब आपको क्लियर होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो। ओके, तो पॉज करिए, आपका आंसर चूज करिए, बाकी में आपको आंसर पता नहीं वाला हो। तो देखिए, जो ए हमें यहाँ पे दिया गया है वो है लिप्स लूप।
ओके, तो लिप्स लूप क्या होता है, सिंपल एक ही है सिर्फ, नॉन मीडिएट। वो कौन सा लिप्स लूप, मतलब ए का मतलब फर्स्ट जो है उसका आंसर क्या होना चाहिए, उसका आंसर तो ए होना चाहिए। तो ये किस में दिया गया है, ए और बी में दिया गया, मतलब सी और डी ये दोनों चले गए। ओके, तो ये दोनों भी ऑप्शन हमारे चले गए। तो अब ए और बी में देखिए, पहले जो आंसर नहीं है ना आते उन्हें कट कर दीजिए, तो ये आपको आसान जाएगा। तो दो बचे, तो यहाँ पे हमें पता है कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोटिव 375, ये तीनों भी क्या है, कॉपर रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। तो बी सी और डी ये तीनों भी किस में जाएंगे, थर्ड केस में। तो थर्ड में क्या ऑप्शन आनी चाहिए आपके, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए और डी आना चाहिए। ओके, तो ये ऑप्शन आपके आने चाहिए। तो ये सिर्फ सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका सही आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। और हमें पता है जो बच्चे वाला LNG-20 एंड प्रोजेस्ट्रोजन ये क्या होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग। ओके, तो ये था, इसमें आपको पूरा आयोडी का जो चार्ट है वो आना चाहिए। अगर वह आता है आपको तो ये आपको क्वेश्चन बहुत आसान जाएगा। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, इसे क्लियर कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। ठीक है, मतलब कितने यहाँ पे सही है वो आपको बताना है। ओके, तो फर्स्ट आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर चूज कर लिए, बाकी हम बताने ही वाले हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल एमटीपी 1951। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि 1971 में एमटीपी जो है वो क्या कर दी गई थी, लीगल कर दी थी। और 1951 में क्या लीगल कर दिया था हमें, तो 1951 में हमारे यहाँ पे लीगल कर दिया था, क्या लीगल कर दिया था 1951 में, फैमिली प्लानिंग लीगल नहीं की थी, फैमिली प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। और 1971 में क्या हुआ था, दैट विल बी लीगल कर दिया था एमटीपी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉपुलेशन डिक्रीज, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बताया था कि एमटीपी के कारण 1/5 जो है वो एमटीपी होती है हर साल पूरे वर्ल्ड में। तो 1/5 जो है वो डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड की। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं हम, एमटीपी इज कंसिडर सेफ ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर। तो सेकंड ट्राइमेस्टर को नहीं होती है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर को होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सी ऑप्शन चला गया, ए ऑप्शन चला गया। अब लास्ट ऑप्शन की तरफ आते, 45 to 50 बिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन वर्ल्ड इन अ ईयर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1/5 होती है पूरे। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और लास्ट स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने यही कंसीडर किया होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे 45 to 50 बिलियन दिया गया है, हमारे पूरी वर्ल्ड की ही आबादी 7.2 क्या है, बिलियन है। ओके, 7.2 बिलियन इतनी ही आबादी है, और 45 to 50 बिलियन एमटीपी कर दी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 45 to 50 मिलियन आना चाहिए, तभी ये बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, वो है सेकंड नंबर का, एमटीपी इज अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉपुलेशन डिक्रीज। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, इस कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली के बारे में आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूटेरस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांट। ओके, ये ऑप्शन आपका पहला है। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो है, increase the contraception of estrogen and prevent the ovulation of estrogen and prevent ovulation in female। तो ये क्या करते हैं, फीमेल में जो ओवुलेशन है वो मतलब नहीं होने देता। थर्ड ऑप्शन इज एन आईओडी एंड लास्ट ऑप्शन इज अ पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, कोस्टल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो सबसे पहले तो ये कोस्टल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ये वीक में एक बार लेती है, तो ऑप्शन नंबर डी तो चला गया। अब ऑप्शन नंबर सी में आइए, इट इज़ एन आईयूडी। तो ये आईयूडी नहीं है, क्या है, हार्मोनल, जो मैंने बताया था हार्मोनल में आपने इम्प्लांट देखा था, इंजेक्शन देखा था और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देखे थे। तो उस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में ये आती है, तो सी ऑप्शन भी चला गया। तो यहाँ पे ए और बी में रह गया। तो हमें पता है कि जो हमारी सहेली होती है वो क्या होता है, हार्मोनल मेथड में आती है। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, हमारा जो इम्प्लांटेशन है, तो यहाँ पे ग्लेटिंग इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगे हमारे एग के। तो ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन आता है यहाँ पे ए ऑप्शन। ओके, ठीक। देन नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द फोटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर। तो क्या हम लुक करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड में उसकी जो स्किन सेल है वो स्किन सेल प्रेजेंट होती है। तो स्किन सेल हम बाहर निकालते हैं, उसे स्टेन कर दे, और स्टेन करने के बाद हमें वहाँ पे अगर पैटर्न मिला 2x,
तो होती है फीमेल, और एक्स मिल गया तो होता है मेल। तो हम उसमें एग्जामिन क्या करते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पे बार बॉडीज कितनी प्रेजेंट है। ओके, और बार बॉडीज हम एग्जामिन करके बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल चाइल्ड है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये मैंने, अगर आपने चार्ट देखे हो तो उसमें मैंने बिल्कुल बताया था कि कौन सी मेथड कहाँ पे यूज होती है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने वो भी बताया था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कभी नहीं देंगे, एआई देंगे। तो यही इसका ऑप्शन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब यूज होता है, जब स्पर्म काउंट कम हो। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। अगर आपका आंसर सही है तो आपको कॉन्ग्रेट्स, +4 मार्क, नहीं है तो -1 मार्क कर दीजिए पूरे टोटल में से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विच वन। तो कौन सी नीचे दी वाली कॉन्ट्रासेप्टिव की मेथड नहीं है। ओके, ये इन्होंने दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आना चाहिए आपके, आप चूज करिए पहले अपना ऑप्शन, दिन में बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले जो ऑप्शन है वो कॉन्डोम्स। तो यहाँ पे ये तो बैरियल मेथड में आता है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रासेप्टिव की एक मेथड है। देन सेकंड ऑप्शन, पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, यही पे ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा बी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का रोल होता है। इसकी वजह से ऑप्शन क्या आ गया, बी। लिप्स लूप एंड ट्यूबरेक्टोमी, तो ये भी हमारे लिप्स लूप जो है नॉन मीडिएटेड आईयूडी में आता है, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव की मेथड है। एंड ट्यूबरेक्टोमी ये स्टेरिलाइजेशन में आती है, जो भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव की मेथड है। ओके, देन 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे जिसके भी मार्क बहुत अच्छे आ गए, सब क्वेश्चन बराबर आ गए, उसे कांग्रेट्स। आप जाते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 11 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन अ पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये पूछा गया था 2002 में। ओके, तो ये थोड़ी सी बायोटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, आपने सुना नहीं होगा, लेकिन नीट को 2002 में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे कंसिडर किया है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, ये आसानी अभी मैंने ऊपर बताया था। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज अबाउट, तो कितनी है, 7.2 बिलियन। ओके, 7.2 बिलियन। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ जो सेकंड ऑप्शन है 6 बिलियन, यही उससे रिलेटेड है, तो वही आपका ऑप्शन होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन इज हेवीली वेटेड टुवर्ड्स द यंगर एज ग्रुप एज अ रिजल्ट ऑफ। तो क्या हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंगर एज ग्रुप की तरफ जा रही है, तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो यंगर एज ग्रुप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो फर्टिलाइजिंग पावर है, ठीक है, फर्टिलाइजिंग पावर है वो हमारी बढ़ रही है। तो फर्टिलाइजिंग पावर बढ़ने के कारण क्या होगा, बर्थ रेट भी हाई होगा। इसका मतलब एक तो ऑप्शन ए आएगा, नहीं तो ऑप्शन बी आएगा। ओके, तो हमें ये पता है कि जैसे ही हमारा बर्थ रेट बढ़ता है तो लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज हो जाता है। तो बी और डी, सॉरी सी और डी तो पहले ही चले गए थे, तो ऑप्शन ए और बी में ही आएंगे। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही बर्थ रेट इंक्रीज होगा हमारा जो लाइफ स्पैन है वो डिक्रीज होगा। तो 13 का ऑप्शन क्या आना चाहिए, 13 का ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अगर आपने इसे सॉल्व कर दिया तो कॉन्ग्रेट्स, +4 मार्क आपको कर लीजिए आप, नहीं तो -1। ओके, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था, मतलब अच्छा था, आसान से कहेंगे हम, अच्छा था। ओके, देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है देखो, विच इज़ द वर्क ऑफ कॉपर्टी। कॉपर्टी का नीचे दिए वाला कौन सा वर्क है ये आपको बताना है। इट इनहिबिट ओव्यूलेशन, इट इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट, टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिए थे उसमें 2 पॉइंट बताए थे, कॉपर्टी और हार्मोन के बारे में। कॉपर्टी में बताया था कि यह क्या करता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है, स्पर्म की मोटिलिटी वो सप्रेस कर देता है, जिसके कारण वो जल्दी से फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचेगा, और उसका फर्टिलाइजिंग टाइम होने के बाद अगर वो पहुंचा भी तो उसकी फर्टिलाइजिंग पावर कम हो गई है या तो पूरी खत्म हो गई, तो इसका मतलब वो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। इसके लिए इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, सेकंड, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन। ये क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस करता है, मतलब उसके फर्टिलाइजिंग पावर कम कर देता है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन ये सही ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, विच इज द वर्क ऑफ, सॉरी, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो प्रोजेस्ट्रोजन होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रेजेंट होता है, उसका वर्क क्या है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर क्या होगा देखो, टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, टू चेक oogenesis, टू चेक
entry of sperm into cervix and to make them inactive to check sexual behavior। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, जो ओरल पीस होती है वो FSH एंड LH जो होती है उसका लेवल क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इसकी वजह से जो ओव्यूलेशन है वो नहीं हो पाता और वो इनहिबिट होता है। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, ए। लेकिन तब भी हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन है टू टेक चेक ओवुलेशन, सॉरी oogenesis। तो oogenesis इसमें इसका कोई चेक करने का काम नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। देन ऑप्शन नंबर सी टू चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सर्विक्स। अब देखो सर्विक्स का इसका कोई लेना देना ही नहीं। सर्विकल कैप अगर हो तो वो प्रेजेंट होती है सर्विक्स पे और वो स्पर्म रोक के रखेंगी, तो ये भी ऑप्शन चला गया। एंड लास्ट ऑप्शन टू टेक द सेक्सुअल बिहेवियर। अगर सेक्सुअल बिहेवियर ही आपने पूरा उसका बिगाड़ दिया तो पिल्स काय को लेंगे हम। ओके तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, ये ऑप्शन आना चाहिए। ओके देन क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू द सेमन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल। ओके तो ये भी मैंने शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट में आपको बताया है। तो देख लीजिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इट इज द वायरस ऑफ एड्स, ये ट्रांसफर होता है सेमन से। सेकंड यही मैंने बताया था, इबोला जो वायरस है वो भी ट्रांसफर होता है। ओके एंड सी ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, ये तो एसटीडी है, ठीक है। तो एसटीडी है तो ये भी ट्रांसफर होगा ही ना। तो लास्ट का जो ऑप्शन है चिकनगुनिया वायरस, ये इसका सही आंसर है। और ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया, हमारे नीट को ही पूछा गया है। ओके और वो भी 2015 को पूछा गया था। ओके तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको इबोला वायरस के बारे में लेक्चर में ही बताया। ओके ठीक। देन नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टॉमी। ओके तो वैसेक्टॉमी के रिगार्डिंग आपको क्या गलत है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है नो स्पर्म ऑकर इन सेमिनल फ्लूइड, ये बिल्कुल सही है। जो सेमिनल फ्लूइड है उसमें हमारे स्पर्म नहीं होते, इसकी वजह से तो हमारा फर्टिलाइजेशन है वो रोक पाते हैं हम। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, आपको इनकरेक्ट बताना है, ये ध्यान में रखिए। ओके देन सेकंड ऑप्शन नो स्पर्म ऑकर इन एपिडाइडमिस। ओके तो ये गलत है। क्यों गलत है, अब देखो, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो सबसे पहले लेक्चर का सबसे लास्ट का पॉइंट हमारा था कि हम क्या कट कर दे, वास डिफरेंस कट करके टाइट करते। तो वास डिफरेंस के पहले जो भी कुछ मतलब मेल रिप्रोडक्टिव टैग के जो भी कुछ ट्यूब्स आएंगी उन सब में स्पर्म तो होंगे ही, लेकिन वास डिफरेंस के वो आगे नहीं आ पाएंगा। तो एपिडाइडमिस उसके पहले ही आती है, इसका मतलब इसमें स्पर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नो स्पर्म दिया है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। ओके तो सी ऑप्शन वास डिफरेंस इज कट एंड टाइट, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। एंड इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, ओके तो ये क्या है, एक बार अगर आपने ये मेथड कर दी तो इसे फिर रिवर्स नहीं कर सकते, तो इरिवर्सिबल है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी। ओके देन क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इन कंटेंट ऑफ एमिनोसेंटोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कौन सा नीचे दिए वाला इनकरेक्ट है एमिनोसेंटोसिस का। ओके तो पहला ऑप्शन है आपका इट कैन बी यूज डिटरमाइन द डाउन सिंड्रोम। ओके तो हमें पता है डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, केन-फ्लिटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे क्या है हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है। और जो एमिनोसेंटोसिस है उसका काम ही है जेनेटिक डिसऑर्डर की जो स्टडी है वो करना और उसे क्योर करना। तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। देन सेकंड ऑप्शन इज कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लिफ्ट पैलेट। क्लिफ्ट पैलेट होता क्या है, तो माउथ ओपनिंग का एक डिसीज है, लेकिन ये जेनेटिक नहीं है। तो जेनेटिक नहीं है तो हम इसमें जेनेटिक डिसीज स्टडी करते हैं, तो ये है ही नहीं, तो ये कैसे हम पता करेंगे। तो यही ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हम क्लिफ्ट पैलेट जो है वो यहाँ पे स्टडी मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाते। ओके तो ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक। देन यहाँ पे है उन्होंने बहुत से बच्चों ने आई थिंक सो सी भी कंसिडर कर लिया होगा 14 to 16 वीक, लेकिन जो नीट है उसने इसका सेकंड ऑप्शन दिया था। एनसीईआरटी में बिल्कुल बताया गया है कि दैट विल बी 12 वीक्स तक हम जो है वो एमटीपी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने गूगल पे सर्च किया तो उसने 20 वीक्स तक दिया गया। ओके तो आई थिंक सो वहाँ से कंसिडर करके उन्होंने कुछ दिया हो, लेकिन ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन आ जाए, ठीक है, क्योंकि जो क्लिफ्ट पैलेट है वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ओके देन यहाँ पे आपको दिया गया है द फर्स्ट केस। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी तक नीट को तो नहीं पूछा गया, लेकिन कर्नाटका की जो सीईटी है
उस कर्नाटका की सीईटी को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द फर्स्ट केस ऑफ IVF-ET मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जो है वो सक्सेस कौन से डॉक्टर ने की थी। ओके, इसका ऑप्शन अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसका ऑप्शन आना चाहिए बी ऑप्शन। तो ये केरला सीईटी को पूछा गया था, तो शायद नीट को पूछ सकते हैं। आउट ऑफ स्टेक्स कुछ क्वेश्चंस आते हैं नीट को भी, तो उसमें शायद अगर ये पूछ लिया तो ये पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पैट्रिक स्टेपोई एंड रॉबर्ट एडवर्ड्स, ये जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले, मतलब साइंटिस्ट बोलने चाहे डॉक्टर जो थे, उन्होंने सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हमारी टेक्निक है उसे सक्सेसफुल किया था, रिपोर्ट किया। तो वो अभी भी उनके नाम है। देन क्वेश्चन नंबर 21, द appropriating डायग्राम शो द यूटेरस ट्यूब ऑफ 4 वुमन। ओके, 4 वुमन की क्या कर रहा है, यूटेरस ट्यूब दिखा रहा है। तो इन विच 2 वुमन इज फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल एट प्रेजेंट, मतलब इनमें से कौन से इसमें फर्टिलाइजेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ओके, तो ऐसी डायग्राम आपको पता नहीं। तो पी जो डायग्राम है, ठीक है, तो मैं चलिए आपके लिए थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ तो आपको ये आसानी से दिख जाए। ओके, तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दी गई है पी डायग्राम, तो उसमें देखिए ये पार्शियली ब्लॉक है। ओके, पार्शियल ब्लॉक, तो ये पार्शियल ब्लॉक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो ओहम आ सकता है। पार्शियली ब्लॉक है, टोटल ब्लॉक नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन चांसेस है, तो पी तो चली गई। तो ऑप्शन में, ए ऑप्शन में भी पी है और डी ऑप्शन में भी पी है, तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब सी और डी ऑप्शन, सॉरी बी और सी ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन देख लो, दैट इज द क्यू डायग्राम देख लो। यहाँ पे कंप्लीटली ब्लॉक किया है, लेकिन ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब तो खुली है, तो यहाँ से ओवुलेशन हो सकता है, तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। देन अब देखो क्यू जो है वो भी चला गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी चला गया, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, सी, आर एंड एस। अब देखो आर में क्या किया गया है, यहाँ पर भी कंप्लीट ब्लॉक किया गया है, यहाँ पर भी कंप्लीट ब्लॉक किया गया है, इसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और यहाँ पे तो टोटल क्या कही गई, वैसेक्टॉमी नहीं, ट्यूबरेक्टॉमी कही गई है। तो ट्यूबरेक्टॉमी के बाद तो इरिवर्सिबल है, ओवुलेशन होगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, यहाँ पे आर में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एंड एस में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहले तो आप पूरे स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लीजिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसे ढूंढ लेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है पहला जो स्टेटमेंट है वो देख लो, बर्थ कंट्रोल पिल्स आर लाइक टू कॉज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स है वो कॉज करती है। ओके, देन सेकंड, a woman who substituted or taken a place of the real mother to nourish the embryo is called as a surrogate mother। तो surrogate mother नहीं होती है, वो surrogate mother होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। देन नेक्स्ट, numerous children have been produced by in vitro fertilization but with the some abnormalities। तो इनमें सब एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट हो सकती है जो टेस्ट ट्यूब से हम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि स्पर्म ऐसा मतलब गलती से लिया जा सकता है कि जिसमें मतलब क्या हो सकता है, कुछ गलत मतलब प्रेजेंट ना हो, हेड टेल, तो ऐसा प्रेजेंट भी लेके हम कर सकते हैं। ओके, विथ सम एबनॉर्मेलिटीज उसमें प्रेजेंट हो सकती है जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं तब भी। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, देन नेक्स्ट, वुमन प्ले अ की रोल इन द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली एंड द ह्यूमन स्पीसीज, बिल्कुल सही है, क्योंकि वही तो प्रेग्नेंट होती है, तो 9 मंथ तक वो हमें अपने ओम में रखती है, तो वही तो ह्यूमन स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए बहुत उनका इंपॉर्टेंट काम है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और लास्ट फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि फर्टाइल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट शुड बी बैन, सॉरी शुड नॉट बी बैन। ओके, शुड नॉट बी बैन, तो बैन नहीं होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ तो बैन है, मतलब होनी नहीं चाहिए ऐसा बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन है क्या आना चाहिए, सेकंड जो स्टेटमेंट है वही वो भी गलत है, और जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है। ओके, तो ऑप्शन हमारा आना चाहिए, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक सो गलती से 4 हो गया है, तो यहाँ पे फिफ्थ कर लीजिए। ठीक, सेकंड एंड 5 ये जो दो है वो गलत है। ओके,
तो यहाँ पे सिर्फ फोर्थ हो गया है, वहाँ पे फिफ्थ कर लीजिए, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है। एड्स वॉज रिपोर्टेड फॉर फर्स्ट टाइम इन, तो कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, यूएसए में किया गया था, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डज द मेथड ऑफ पीरियोडिक एब्सट्रैक्शन इज बेस्ड। अब मैंने वहीं पे बताया था पीरियोडिक एब्सट्रैक्शन मतलब पीरियड रिलेटेड कुछ, तो हमें पता है 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो उसके 2-3 दिन पहले मतलब 10 टू 17th डे का हम क्या नहीं कर सकते, क्वाइटस नहीं कर सकते, तो उस पर ही ये डिपेंड है। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए, तो आपको बताना है कि किस किस पे मतलब किस किस को कंसिडर करके ये मेथड आपने बनाई है। तो पहला ऑप्शन है ओव्यूलेशन ऑकर ऑन अबाउट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो ये हमने अभी बताया कि ये 14th डे को होता है, मतलब ये ऑप्शन बराबर है। देन नेक्स्ट ऑप्शन ओहम रिमेन्स अलाइव फॉर 1 to 2 days, अभी मैंने ऊपर बताया कि 1 to 2 days के लिए वो क्या हो सकता है, अलाइव हो सकता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। द स्पर्म इज सर्वाइव अप टू 3 days, ओके, ये भी मैंने ऊपर बताया कि 3 days तक वो जो फीमेल की बॉडी में वो रह सकता है। तो यही 3 बात इसके लिए, तो आप देखो ना 14th डे को क्या होता है कि दैट विल बी ओवुलेशन होता है, हमें मालूम है। तो 14th डे से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद अगर आपने क्वाइटस करना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे 10 to 17 क्यों दिया, सिर्फ 14th ही क्यों नहीं दिया, तो आपको लास्ट ऑप्शन ये जो थर्ड ऑप्शन है वो देखना चाहिए कि 3 days तक स्पर्म अलाइव रह सकता है। तो इसके लिए 3 days पीछे हमने लिया और 3 days आगे, 14 to 17 3 days है। तो इसकी वजह से आपको ऑप्शन क्या आना चाहिए, डी लास्ट ऑप्शन, क्योंकि 3 days तक हमारे बॉडी में स्पर्म जो है वो फीमेल के बारे में रह सकता है। इसकी वजह से उन्होंने 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक क्वाइटस करना मना किया, ओके। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है हमें, तो यहाँ पे copper T is an intrauterine device or contraceptive from the following mentioned statements. Select the option that correctly define the role of copper T. हमने ऊपर भी देखा है और वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आया, तो ऑप्शन होना चाहिए इसका बी, क्योंकि कॉपर जो है वो सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली उसकी डिक्रीज होगी। तो ये मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन किया है, बाद एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। यहाँ पे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ट्रेडिशनल मतलब उसका कहना है कि आपकी इसमें से कौन सी नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड हमें 3 है, लैक्टेशनल एमनोरिया, उसके बाद हमने पीरियोडिक एब्स्ट्रैक्शन देखा एंड क्वाइटस इंटरप्टस। तो उसमें से कौन सी यहाँ पे दिए, देखो क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी में लैक्टेशनल एमनोरिया दिए। तो ये भी क्या है, हमारी नेचुरल मेथड है, और वही उन्होंने पूछा है कि कौन सी ट्रेडिशनल और नेचुरल मेथड है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 27, मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इज दैट। नीचे दिए वाला में से कौन सा इसका क्या है, मेन डिसएडवांटेजेस है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, the device are permanently placed in uterus and can be removed even if couple want to have children। मतलब उन्होंने दिया है कि यहाँ पे आप अगर एक बार इंट्रायूटेराइन डिवाइस अगर फिट कर दे हो तो बाद में आप उसे कभी भी नहीं निकाल सकते हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, हम उसे निकाल सकते हैं जब चाहिए तब। द डिवाइस हैज़ टू बी इंसर्टेड बाय फिजिशियन इन द यूटेरस थ्रू वजाइना, ये बिल्कुल सही है और ये उसका डिसएडवांटेजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो डिवाइस प्रॉपरली वहाँ पे फिट होनी चाहिए जिससे हमें फर्टिलाइजेशन अबॉर्ट करना है, ओके। तो इसकी वजह से हमें जो है फिजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, हमें डिसएडवांटेजेस ढूंढना है। तो यहाँ पे सी देखिए, द डिवाइस आर एक्सपेल आउट विदाउट द नॉलेज ऑफ वियर्स, ये बिल्कुल सही। अगर आपको नॉलेज नहीं हो उसे कैसे पहनना है और अगर आपने तब भी पहन लिया तो वो बाहर आ सकता है एक्सपेल्ड आउट, जिसकी वजह से आपकी जो फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए वो हो सकता है, ओके। तो इसके लिए ऑप्शन ये इसका क्या है, मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसके लिए ऑप्शन आपका सी आना चाहिए, ओके। बहुत से बच्चों ने यहाँ पे गलती कर दी होगी, लेकिन इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट के 3 क्वेश्चन हमें बाकी है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 28, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज यूज्ड मोस्टली इन इंडिया। तो कौन सी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इंडिया में यूज की जाती है, और ये क्वेश्चन हमें नीट में भी पूछा गया है 2011 को, तो इसके लिए मैंने इसे कंसिडर किया है। तो नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडी एंड स्टरिलाइजेशन, ये 4 मेथड में से कौन सी मेथड, तो बहुत से बच्चों ने बी सिलेक्ट किया होगा बैरियर मेथड, लेकिन इसका सही ऑप्शन है आईयूडी। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो है वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ओके।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और मोस्टली एक्सेप्टेड है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29, तो ये क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत बार पूछे जा रहा था, तो इसके लिए मैंने इसी लिया है कि द फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इंडिया इन द ईयर ऑफ, सो 1951 में ये क्या की थी, फैमिली प्लानिंग इनिशिएट की थी, और 1971 में जो हमारा एमनोसेंटोसिस से उसे लीगल कर दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इरिवर्सिबल, मतलब एक बार अगर आपने मेथड कर दी तो फिर आप उससे रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए डी लास्ट, स्टरिलाइजेशन। मीन्स आपने अगर वैसेक्टॉमी और ट्यूबरेक्टॉमी एक बार कर ली तो आप उसे फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, तो यही था आज के लेक्चर में। हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर लिए। जिसे भी जितने भी मार्क आए हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में, और एक बात ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि मैंने ये पूरे जो 30 क्वेश्चन है टाइप किए उसके लिए मैंने अपना पूरा टाइम दिया है। ये बैकग्राउंड भी आप देख रहे होगे, इसके लिए भी बहुत मैंने मतलब मुझे ही पता है कितना जुगाड़ किया है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, तो चलिए तब तक के लिए सेफ रहिए। अगला वीडियो जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, उसका ज़रूर मैं अगला वीडियो जल्दी ही डालूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय।